ना तंत्र काम में आता है ना मंत्र काम में आता है, जो शीश काट दे दुश्मन का वो यंत्र काम में आता है। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण बोले तो ग्रेविटेशन। इसमें हम देखेंगे कि कैसे दो वस्तुओं के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है। सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या ऐसा बल है, कौन सा ऐसा बल है जो एक दूसरे को अपने ऑर्बिट में घूमने में मदद करता है। आइए स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन को। सबसे पहले ग्रेविटेशन के बारे में जो जानकारी दिया है उनका नाम है जोनासन केपलर। केपलर साहब ने सबसे पहले जानकारी दिया था। 1571 से लेकर 1630 ईस्वी तक ये रहे। इन्होंने ग्रेविटेशन के बारे में पहला ब्रॉड कांसेप्ट दुनिया को समझाया। उसके बाद आते हैं लोग जानकारी प्राप्त करते हैं फादर ऑफ मॉडर्न क्लासिकल फिजिक्स, जिसका नाम क्या है, सर आइजैक न्यूटन। इन्होंने सबसे पहले अपने बुक प्रिंसिपिया में ग्रेविटेशन के बारे में बताया। वो एप्पल ट्री के नीचे बैठे हुए थे तो एक एप्पल नीचे गिरा, तो उन्होंने सोचा ये एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर भी तो जा सकता था, और इसे निकल के आया ग्रेविटेशन के कॉन्सेप्ट। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या सब। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन फोर्स और ग्रेविटी। ग्रेविटेशन बल, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है या गुरुत्वाकर्षण क्या है। उसके बाद पढ़ेंगे न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन के ग्रेविटेशन का नियम क्या था। उसके बाद पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल का क्या सब गुण है। साथ साथ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को फाइंड आउट करेंगे। केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन का चर्चा करेंगे। न्यूटन का फर्स्ट और सेकंड थर्ड लॉ जो है उसके बारे में बात करेंगे। फ्री फॉल क्या है उसको बात करेंगे। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसका चर्चा करेंगे। इक्वेशन वर्टिकल मोशन का, मास का, वेट का, थ्रस्ट, प्रेशर फ्लूइड में इसे बियोंसी बोलते हैं। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल, फ्लोटेशन का प्रिंसिपल और साथ साथ रिलेटिव डेंसिटी। इन सभी बातों को हम लोग इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। यहाँ देख रहे हैं एक स्केच डिजाइन किया गया है। न्यूटन साहब एप्पल ट्री के नीचे बैठा हुआ और एक एप्पल टूट के गिरा है, तो न्यूटन साहब सोचने लगे ये एप्पल नीचे क्यों गिरा, ये ऊपर भी जा सकता था। इससे निकल के आया ग्रेविटेशन के कॉन्सेप्ट। स्टार्ट करते हैं। देखिए ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। देखिए ए फोर्स इज नेसेसरी टू प्रोड्यूस मोशन इन ऑब्जेक्ट या बॉडी। हर एक बॉडी में मोशन लाने के लिए जरूरी है कि उसके अंदर बल को लगे। बल लगेगा तब मोशन आएगा। मान लेते हैं आप बॉल को तब फेंक पाएंगे जब आप एक फोर्स लगाएंगे, मस्कुलर फोर्स लगाएंगे, तब बल लगा के आप वस्तु को फेंक सकते हैं। कह सकते हैं कि बॉडी ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट falls down towards the earth, it indicates that earth exert a force of attraction which is called gravity। हम जानते हैं हर एक वस्तु पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींचता है। अब जिस बल के द्वारा वो वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींच रहा होगा उस बल को क्या बोलेंगे हम लोग, ग्रेविटी बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे, ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बोलेंगे बच्चों। in fact the earth's attraction of all the object towards its center। इसका मतलब साफ है कि हर एक वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींचता है, और जिस बल को लगा के वो खींच रहा होगा वो बल क्या कहलाता है, ग्रेविटी। वो एक अट्रैक्शन है किसका, दो ऑब्जेक्ट के बीच का। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, ग्रेविटी बोलेंगे। यानी ग्रेविटी का डेफिनेशन आपको लिखना है तो क्या बोलेंगे, द फोर्स with which the earth pulls the object towards the center is called gravitational force या फिर earth's gravity। यानी कह सकते हैं एक ऐसा बल जिसके द्वारा पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचता हो, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, ग्रेविटी या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। The gravitational force between sun and the earth keeps the earth in the uniform circular motion around the sun। पृथ्वी का जो मोशन है किसके अकॉर्डिंग, सन के अकॉर्डिंग। ये कौन मेंटेन करता है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इसे मेंटेन करता है। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के कारण ही पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर पाता है, दिन और रात होता है। समझे बच्चों। तो आइए जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ और ग्रेविटी इज रिस्पांसिबल। किस के लिए रिस्पांसिबल है, क्या क्या ऐसा कारण है जो ग्रेविटी के कारण होता है। तो पहला है द होल्डिंग ऑफ एटमॉस्फेयर अबव द अर्थ। हमारे अर्थ में जो एटमॉस्फेयर है, ये सभी एटमॉस्फेयर आपका जो अलग अलग लेयर एयर का देखते हैं, जिसमें ऑक्सीजन आप सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये सभी किसके कारण होल्ड किया हुआ है अर्थ पे, किसके कारण पॉसिबल है, एटमॉस्फेयर ग्रेविटेशन के कारण। द रेन फॉलिंग ऑन द अर्थ, बारिश का होना भी किसके कारण पॉसिबल है, ग्रेविटेशन के कारण। फ्लो ऑफ वाटर इन द रिवर्स, वाटर का फ्लो किस में, नदियों में हाइयर एल्टीट्यूड से लोअर एल्टीट्यूड की तरफ जाता है। जैसे
गंगा निकल के आया है हमारे पास, पहाड़ से निकल के, ग्लेशियर से निकल के आया हुआ है, कोसी आया हुआ है, अलग अलग नदियां हाई एल्टीट्यूड से लोअर एल्टीट्यूड की तरफ मूव करता है ड्यू टू ग्रेविटी। वही बात करें कीपिंग अस फर्मली इन द अर्थ, हम लोग धरती पे रह पाते हैं, चल पाते हैं, घूम पाते हैं, अलग अलग क्रियाओं को कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन हमारे शरीर पे भी लगता है। फिर वही बात करेंगे रिवॉल्यूशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, अर्थ के चारों ओर मून का घूमना, मून को भी अपने प्लैनेट में मूव करने में उसे मदद करता है। जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे अर्थ है और ये बहुत दूर से प्लैनेट है, इसे क्या कर रहा है, एक फोर्स से अपनी ओर खींच रहा है जो इसे होल्ड कर रहा है, अपने ऑर्बिट में घूमने में इसे क्या कर रहा है, मदद करता है इलिप्टिकल पाथ में। आइए चर्चा करते हैं और भी चीजों का। जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे कि कभी आपने सोचा है, कभी आप सोचे हैं द ग्रेविटेशन फोर्स जो दो ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है, खास करके चंद्रमा के ऊपर जो ग्रेविटेशन लगता है उसके कारण टाइड्स आता है, ज्वार भाटा आता है। यहाँ पे देख रहे हैं नदियों में, नदियों का पानी जो समुद्र का पानी है वो शहर की तरफ घूम गया है। ऐसा क्यों होता है? देखिए सबसे पहले समझिए, जैसे कि मान लेते हैं मून का ये अलग अलग फेज है, ये न्यू मून है, इसके दौरान मून और अर्थ बहुत नजदीक हो जाता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन भी ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण स्प्रिंग ऑफ टाइड्स मूव करता है। इस दोनों सरफेस पे क्या होगा, पानी का कमी हो जाएगा और अंदर पानी का अधिकता हो जाएगा। जब पानी का अधिकता होगा तो स्वाभाविक बात है वो अर्थ की तरफ मूव कर जाएगा। यही रीजन है कि अर्थ के अट्रैक्शन की वजह से ही मून को जो अट्रैक्ट करता है, इसी की वजह से ही हम लोग के यहाँ क्या आता है, टाइड्स आता है। टाइड्स बोले तो चक्रवात वगैरह वगैरह। अब बात करते हैं ए फ्यू फैक्ट्स अबाउट ल्यूनर टाइड्स। ल्यूनर टाइड्स जो है वो क्या होता है, इसमें कुछ बात करते हैं। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून इज 1/10 मिलियन दैट ऑफ द अर्थ। एक ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है किसी पे, मून पे लग रहा है, कितना, 1/10 मिलियन लगता है किसी पे, मून पे, अर्थ के अकॉर्डिंग। बट when you combine other forces such as the earth's centrifugal force create by its spin you get tides। जब उस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग जाता है किसका, अर्थ का, जिसके कारण टाइड्स का आना पॉसिबिलिटी हो जाता है, तब टाइड्स आता है। हम लोग समुद्र का पानी जो है शहर में घुस जाता है, चक्रवात आता है। The earth gravitational force on the earth is only 46% that of the moon। अब जो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ में जो लगता है वो बस 46% कहां पे लगता है, मून पे, मेकिंग द मून इन द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट टू क्रिएट द टाइड्स। यही कारण है कि मून पे टाइड्स, मून के कारण, मून के अट्रैक्शन के कारण क्या होता है, हम लोग को टाइड्स आता है। द सन्स ग्रेविटेशन या ग्रेविटी आल्सो प्रोड्यूस टाइड्स। सन की ग्रेविटी के कारण भी टाइड्स आता है, बट सिंस द फोर्स आर स्मॉलर because as compared to moon the effect of generally greatly decreases। क्योंकि मून हम लोग से ज्यादा नजदीक है, सन ज्यादा दूर है, डिस्टेंस बढ़ता है तो फोर्स घट जाता है। इसके कारण सन के द्वारा होने वाला टाइड्स जो है कम इफेक्टिव है rather than moons। Tides are not caused by the direct pull of the moon's gravity। The moon is pulling towards the water while the earth pulling downwards। अब मून क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, अर्थ क्या कर रहा है, पुलिंग कर रहा है, जिसके कारण स्लाइट एडवांटेज जो है मून को मिलता है और टाइड्स लाने में। अब बात करते हैं however the moon, earth and the sun align the gravitational pull of the earth adds to the moon causing the maximum tides। जब ज्यादा नजदीक हो जाएगा, आपको मैंने बताया ना, जब ज्यादा नजदीक हो जाएगा तो टाइड्स ज्यादा आएगा, ज्यादा नजदीक होने की वजह से टाइड्स ज्यादा आता है, ज्यादा दूर होने की वजह से टाइड्स कम आता है। यही कारण है कि न्यू मून्स के टाइम में ज्यादा टाइड्स आता है। अब बात करेंगे द स्प्रिंग टाइड्स हैपन व्हेन द सन एंड द मून ऑन द सेम साइड ऑफ द अर्थ। ये स्प्रिंग जो बोल सकते हैं आप, स्प्रिंग टाइड्स, ये बेसिकली क्यों आता है, क्योंकि जब अर्थ के सापेक्ष में मून और सन एक ही दिशा में हो जाए उस कंडीशन में क्या होगा, स्प्रिंग टाइड्स आएगा। व्हेन द सन एंड द मून आर द अपोजिट साइड ऑफ द अर्थ, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होगा, इसे फुल मून बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, फुल मून। यदि मान लो अर्थ है, ये मून है और ये क्या है, सन है, यदि एक ही वे में हो जाएगा तो इस समय में क्या आएगा, स्प्रिंग टाइड्स आएगा। ये बात करते हैं व्हेन द मून इज द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द लास्ट क्वार्टर ऑफ फेज, पहला इक्वेटर में हो या फिर लास्ट इक्वेटर में हो, इस कंडीशन में क्या कह सकते हैं, राइट एंगल बनाएगा किससे, अर्थ और सन से। द सन एंड द मून इंटरफेस विद द अदर प्रोड्यूसिंग अ टाइडल बम्प्स, टाइडल बम्प्स को बनाएगा वो, और साथ साथ क्या करेगा, जनरली वो कमजोर होगा और क्या लाएगा, एक नीट टाइड्स लाएगा, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, नीट टाइड्स बोलेंगे। वही ऑफशोर जो होता है, जो डीप ओशन में होता है,
वो डिफर करता है किससे से, टाइड्स यूजुअली जो 1.6 फीट के आसपास होता है वो। अब बात करेंगे हम लोग सर्फ ग्लोज व्हेन इट अप्रोचेस अ बीच, जब वो बीच के पास पहुंचता है देन द टाइड्स इंक्रीज, तो वो टाइड्स इंक्रीज कर जाता है इन द वे ऑफ एक्वायरिंग इट्स इफेक्ट द एम्पलीट्यूड्स, या एम्पलीफाइड जो होता है, बोल सकते हैं बार फ्लड जो होता है उसको क्या करता है 44.6 फीट तक की हाइट ले लेता है। अब चलिए बात करते हैं कुछ ये मून का हो गया। बेसिकली हम लोग देखेंगे इसमें ग्रेविटेशन को, ये हम लोग को पढ़ना है। अब न्यूटन यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, गुरुत्वाकर्षण का जो सर्वमान्य नियतांक वाला जो कांसेप्ट है, या बोल सकते हैं जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो क्या है, तो ये समझिए। व्हेन एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स, हर एक वस्तु को एक दूसरा वस्तु अपनी ओर खींचता है। क्यों खींचता है, कैसे खींचता है, इसके पीछे कंसेप्ट है। मान लेते हैं ये वस्तु है, इसका मास कितना है m1 है, ये दूसरा वस्तु इसका मास कितना है m2 है, और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है r है। दो ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं m1 और ये क्या m2, और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है r है। तब एक फोर्स लगेगा इस दोनों के बीच में अट्रैक्शन का, वो फोर्स होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके प्रोडक्ट का, मास के प्रोडक्ट का, मास के प्रोडक्ट का, और इनवर्सली स्क्वायर प्रोपोर्शनल होगा इसके बीच के डिस्टेंस का, इनवर्सली स्क्वायर प्रोपोर्शनल होगा इसके बीच के डिस्टेंस का। वही बोल रहा है कि फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर masses and inversely proportional to the square of distance between them, तो the direction of force along the line joining to the center of two bodies, जिस सेंटर में दोनों ऑब्जेक्ट जुड़ेगा उसी डायरेक्शन में फोर्स लग जाएगा। अब मान लेते हैं एक A और B बॉडी, ये A है और ये B है, जिसका मास m1 और m2 है, और इसके बीच का डिस्टेंस जो है r है। तो कह सकते हैं एक फोर्स F लग रहा है इस दोनों बॉडी पे, कह सकते हैं the force of attraction is directly proportional to their masses, product of their masses, यानी F directly proportional to m1 and m2, and the force of attraction is inversely square proportional to the distance between them, यानी F inversely square proportional to distance, यानी F inversely proportional to 1 by r square। अब इस दोनों को यदि हम मिलाएंगे, दोनों इक्वेशन को मिलाएंगे, इक्वेशन 1 और 2 को, तो क्या आता है, तो देखिए बच्चों F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 into m2 by r स्क्वायर। अब आप बताइए इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं फिजिक्स में तो एक कांस्टेंट आता है, तो क्या आ गया F बराबर g into m1 m2 by r स्क्वायर, जहां पे g को क्या बोलेंगे हम लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलेंगे इसे हम लोग, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब कुछ प्रोपर्टीज का बात करते हैं ग्रेविटेशन का। तो पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर, ये सबसे छोटा मतलब कमजोर फोर्स है ये। दूसरा इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स, ये अट्रैक्टिव फोर्स है। कैसा, इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक फोर्स जो है ये क्या है, अट्रैक्टिव है और रिपल्सिव है, बट ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, सिर्फ अट्रैक्टिव है, रिपल्सिव नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, सिर्फ अट्रैक्टिव है, जबकि हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स का, ये अट्रैक्टिव भी और रिपल्सिव भी है। वही बात करते हैं इट इज अ म्यूचुअल फोर्स, म्यूचुअल फोर्स है। कैसा म्यूचुअल फोर्स है, क्यों कह सकते हैं, क्योंकि एक बॉडी से दूसरे बॉडी के बीच में लगता है, कुछ डिस्टेंस होने के बावजूद भी लगता है ये, और इक्वल फोर्स लगाता है। ये क्या है, इट इज अ सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स क्यों कह सकते हैं इसे बच्चों, क्योंकि ये एक्ट करता है किस में, जिस दिशा में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट के ही लाइन में ये क्या करेगा, एक्ट करेगा। इट इज अ मास एंड डिस्टेंस डिपेंडेंट, ये मास पे भी डिपेंड करता है और डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। देखिए मास को बढ़ाएंगे तो फोर्स बढ़ेगा, डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो फोर्स घटेगा, डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो फोर्स घटेगा, मास को बढ़ाएंगे तो फोर्स बढ़ेगा। इस आधार पर कह सकते हैं ये मास पे भी डिपेंड है और डिस्टेंस पे भी डिपेंड है। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। देखिए बच्चों इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है, 1 बाय समथिंग है और वो जो समथिंग है वो स्क्वायर में है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसे क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग, इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स, ये लंबे दूरी तक को क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है, लंबे दूरी तक। मान लेते हैं ये मून है और ये सन है, काफी डिस्टेंस है, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है, ये लंबे समय लंबे दूरी तक को भी क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन वीक होता है। अब बात करते हैं इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द मीडियम बिटवीन द इंटरफेस ऑफ द बॉडी, किसी भी मीडियम पे डिपेंडेंट नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि सॉलिड में अलग, लिक्विड में अलग, गैस में अलग या वैक्यूम में अलग, मीडियम पे डिपेंडेंट नहीं है। कुछ कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज इसे आप लोग नोट कर लीजिए। आइए बात करते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है। बच्चों आप यहां पे देखोगे
F बराबर क्या है आपको, कैपिटल G m1 m2 बाय r स्क्वायर। यदि आप यहाँ पे 1 लिखते हैं और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आप जरूर ये निकाल लीजिएगा, कैपिटल G इक्वल टू f इंटू r स्क्वायर बाय m1 इंटू m2। याद रखिएगा इसे क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैपिटल U क्या पढ़ते हैं हम लोग बच्चों, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G जो है उसका वैल्यू कितना है, 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब बात करते हैं द वैल्यू ऑफ G, दिस डज नॉट डिपेंड्स ऑन द मीडियम बिटवीन द टू बॉडीज। ये मीडियम पे डिपेंडेंट नहीं होगा, ये मीडियम पे डिपेंडेंट G का वैल्यू नहीं होगा। द वैल्यू ऑफ G इज सेम थ्रू आउट द यूनिवर्स एंड हेंस इन द नेम। इसका नाम जो है यूनिवर्स के किसी भी जगह पे, वैल्यू जो है यूनिवर्स के किसी भी जगह पे हमेशा फिक्स होता है, चेंजेबल नहीं है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखिए ये कैपिटल G जो है ये अलग चीज है और ये स्मॉल g जो है ये अलग चीज है। ये है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एक तरह का कांस्टेंट है, जबकि स्मॉल g क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। किस ढंग से एक्सीलरेट कर रहा है, चेंज इन द मोशन अकॉर्डिंग विद द टाइम, वो है। देयर आर करेक्ट सिंबल मस्ट बी यूज्ड अकॉर्डिंगली। इसका सिंबल यूज करेंगे, कैपिटल G का सिर्फ यूज करेंगे कहां पे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में, और स्मॉल g का यूज कहां करेंगे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में। इसका SI यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसका SI यूनिट क्या है बच्चों, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कहां से आया, तो बच्चों फोर्स के लिए यूनिट लिखते हैं हम लोग न्यूटन, डिस्टेंस के लिए मीटर स्क्वायर, और नीचे में है मीटर केजी इनटू केजी तो केजी स्क्वायर। इसीलिए इसका यूनिट क्या गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। If a body of mass 1 kg is separately by 1 meter, then force of gravitation is always equal to universal gravitational constant। यदि r का वैल्यू कितना हो, 1 मीटर हो, दो ऑब्जेक्ट 1 मीटर के डिस्टेंस पे हो और दोनों ऑब्जेक्ट का जो वैल्यू है 1-1 केजी का हो, तो 1/1 कट जाएगा तो g बराबर क्या हो जाएगा, f हो जाएगा। वही लिखिए g बराबर है f। Therefore universal gravitational constant G is numerically equal to the force of gravitation due to axis between two bodies and unit mass is kept in unit distance of each other। यदि ऑब्जेक्ट का मास यूनिट रखेंगे, एक रखेंगे और इसके बीच का डिस्टेंस कितना हो, 1 यूनिट हो, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन हमेशा बराबर होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स जो है एक वीकेस्ट फोर्स है, सबसे कमजोर फोर्स है। If a body of mass 1 kg is separated by 1 meter from each other, then F बराबर G। मास का वैल्यू 1-1 kg हो, डिस्टेंस 1 मीटर हो, तो F बराबर क्या होता था, G होता था। हमने पढ़ा है अभी, F बराबर G होता है। इसको यदि पुट करें हम लोग, इसको यदि पुट करें तो F बराबर G, और G का वैल्यू हम लोग पढ़े 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइड करेंगे, सिर्फ न्यूटन बचेगा क्योंकि फोर्स के तौर पर हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। For the various objects on this earth attracts one another constantly। हर एक ऑब्जेक्ट को पृथ्वी जो है एक कांस्टेंट फोर्स से कांस्टेंटली क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। इस आधार पे कह सकते हैं they do not cause any visible motion because the gravitational force of attraction between them is very very small। आपको मान के चलिए ये चाबी है, ये चाबी कितना स्पीड से जा रहा है ये आपको पता नहीं चल रहा, कितना फोर्स लग रहा है ये पता नहीं चल रहा है, इसे छोड़ देंगे तो नीचे ही गिरेगा, ये पता नहीं चल रहा है। ये यहाँ पे है तो भी इसको कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है, लेकिन इतना कम स्पीड में ये मूव कर रहा है, इतना स्लो है, इतना कम है कि इसे हम लोग विजिबल नहीं मान सकते, दिख ही नहीं पाएगा आपको। इमेजिन अ सिचुएशन ऑन द अर्थ, इफ अ बॉडी कंटिन्यूअसली मूव टुवर्ड्स ईच अदर ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम। मान लेते हैं एक सिचुएशन लेते हैं, आप कहीं अर्थ पे कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, एक फोर्स आपको जनरेट हो रहा है धरती के नीचे की तरफ, वो इतना कम होता है कि उसे आपको महसूस ही नहीं कर पाते, हम लोग देख ही नहीं पाते हैं। When both the objects are very big, यदि दोनों ऑब्जेक्ट बड़ा हो जाए, दोनों ऑब्जेक्ट क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, m1 और m2 दोनों का वैल्यू क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, having a very large masses, then gravitational force of attraction between becomes extremely large। तब वो दोनों का फोर्स क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, बड़ा ज्यादा हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है बच्चों, क्योंकि हम जानते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसी का प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मास बढ़ाएंगे तो फोर्स बढ़ेगा, मास बढ़ाएंगे तो फोर्स बढ़ेगा। तो वही बोल रहा है, यदि ऑब्जेक्ट
बड़ा होगा तो मास भी बड़ा होगा, मास बड़ा होगा तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन भी ज्यादा होगा। द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ ऑन ऑब्जेक्ट इज मास 1 kg, placed on a ground is 9.8 मीटर। ये माना जाता है कि यदि किसी ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट हो और वो उसका मास कितना हो 1 kg हो, तो उस पे लगने वाला बल जो होगा, धरती पे लगने वाला बल हमेशा 9.8 न्यूटन का ही होगा। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द मून इवन अ लार्ज डिस्टेंस इज वेरी लार्ज एंड इट इज 2 × 10⁻20 न्यूटन। अर्थ और मून के बीच में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो कितना होता है बच्चों? 2 × 10⁻20 न्यूटन के आसपास होता है। चलिए कल हम लोग पढ़ेंगे केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तब तक के लिए दीजिए धन्यवाद।